लोकसभा के छठे राउंड का चुनाव अब महज सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। प्रचार का अंतिम जो प्रचार होगा वो सिर्फ उसमें 2 दिन बचे हुए हैं और इस भरी दोपहरिया और आपको बता दें कि लगभग 42-43 डिग्री तापमान है। उसके बावजूद जो प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं या प्रत्याशी हैं उनका चुनावी दौरा बिल्कुल उफान पे है, अंतिम समय में है यह चुनाव प्रचार। अभी हमारे साथ एनडीए के जो नेता हैं राजीव जी वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे इस चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे कि कैसा चल रहा है ये चुनाव। सर, एटीएन लाइव के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि कैसा चल रहा है, चूँकि अब हम लोग छठे राउंड के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? सबसे पहले मैं आपको चैनल को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे कुछ कहने का मौका दिया। जहां तक बात है चुनाव कैसा चल रहा है, चूँकि प्रदेश के पदाधिकारी होने के नाते 2 चरणों के चुनाव में पार्टी की तरफ से मुझे अन्य जगह पर और लगाया गया था। 2 चरण के चुनाव में करा करके तीसरे चुनाव के यहाँ मैं आया हूँ और जो भी 2 चरण का चुनाव हुआ है, ये चरण होने जा रहा है, हमने ये देखा कि इस चुनाव में पहली बार भारत की सरकार जो 5 साल पहले बनी थी और भारत की सरकार जो चली है 5 साल काम किया है, उस सरकार के पक्ष में पूरे देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की लहर चल रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जाति पात से ऊपर हटके ये देश और राष्ट्रहित के जो है हित में और नरेंद्र मोदी के लिए आम जनता, हर जाति वर्ग के लोग मतदान करने जा रहे हैं और पुनः पूरा जो है भारी बहुमत से भारत की सरकार पुनः भारत में बनने जा रही है, ऐसा मुझे देखने को मिला। बिट्टू जी, यहाँ पे सिवान का जो चुनाव होता है हम लोग देखे हुए हैं कि पिछले 15-20 सालों से जब भी चुनाव हुआ है, 14 में मोदी जी की लहर थी, लेकिन उसके बावजूद सिवान का जो चुनाव था वो दूसरे तरह से होता है। यहाँ पे हमेशा सिवान के राजनीति में शहाबुद्दीन होते हैं, उनके बिना यहाँ कोई चुनाव ही संपन्न नहीं होता, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। यहाँ अभी आप सिवान के इलाके में घूम रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है कि शहाबुद्दीन हैं या वो इस बार चुनावी मुद्दा से बाहर जा चुके हैं? देखिए, हर जगह की स्थानीय अलग अलग मुद्दे होते हैं, हर क्षेत्र का अपना अलग महत्व होता है। इसी तरह सिवान का जो लोकसभा है, जो 15 साल पहले जो सिवान के इतिहास में सिवान देश आज़ाद होने के बाद सिवान को फिर जो है गुलाम कर दिया गया था और उस गुलाम सिवान को आज़ाद करने के लिए, जैसे किसी ने कहा है कि जुर्म करना भी अपराध है और जुर्म सहना भी अपराध है। उस समय जब जुर्म की आंधी चल रही थी जुर्म करने की, और उस आंधी को मिटाने के लिए आज जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके पति जो अजय सिंह हैं, उसमें जुर्म सहना नहीं उचित समझा और उसमें सिवान को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। आज तमाम मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि आज सिवान में दोनों अपराधी प्रत्याशी हैं। मैं कैसे मानूं कि दोनों अपराधी हैं? एक ने अपराध को किया और दूसरा अपराध को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ा। आज जब देश गुलाम था और देश को आज़ाद करने के लिए जो हमारे देश के महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, क्या वो अपराधी हैं? उसी तरह से सिवान को जो है आज़ाद कराने में आज अजय सिंह का बहुत भारी योगदान रहा। और ऐसे में जो 15 साल पहले जो सिवान कलंकित हो चुका था, शाम को कोई चलता नहीं था, दिन में कोई सुरक्षित नहीं रहता था, उससे निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव हुआ है। और किसी चीज़ का एक टाइम निश्चित होता है, कोई भी काम पूरे परमानेंट नहीं चल सकता, वो भी एक समय था, वो समय समाप्त हो चुका है। इसलिए जो आदमी 15 साल से अपने सिवान जिले के लोगों से काफ़ी दूर हैं, हमें नहीं लगता कि वो हमारा कोई मुद्दा है। चूँकि यहाँ का इतिहास रहा है
इसलिए चर्चा में नाम आता है। स्वाभाविक भी है, जब हम यहाँ के इतिहास पे जाते हैं, यहाँ की जो है भौगोलिक स्थिति पे जाते हैं। लेकिन आज हमारा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार, जो ऐतिहासिक विकास करने का काम किया है, जो पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया है और पाकिस्तान ऐसे देश को सबक सिखाने का काम किया है। गरीब और जो है किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का अंबार लगा दिया है। आज मुद्दा हमारा ये है, इसी मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री विकास की बात कम करके जात की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। देखिए, जब कोई 100 बार कुछ कहेगा तो उसका जवाब तो कुछ देना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ MOI समीकरण की बात की जा रही है, और आप ये बता दीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को जो जात के नाम पर रोटी सेंक के राजनीति करते हैं और ऐसे लोगों को भ्रमित करके 15-15 साल बिहार में सरकार चलाने का काम किया है, और जिस जात के बल पर उन्होंने सरकार चलाने का काम किया है, ऐसे जात के लिए सरकार के तरफ से उस गरीब लोगों को, उस यादव समाज को, उस मुसलमान समाज को कोई भी सरकारी योजना से जोड़ने का काम, कोई उस जो है उनको किसी तरह से उत्थान करने का काम करने के लिए कोई भी सरकारी अगर योजना चलाए हो तो आप बता दीजिए। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। जब भी बात करते हैं तो 125 करोड़ देशवासियों का बात करते हैं। जो भी योजना दिल्ली से चलती है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हैं, चाहे हरिजन समुदाय के लोग हैं, चाहे अगड़ी हो, चाहे पिछड़ी हैं, सबके लिए उन्होंने सबका साथ सबका विकास का काम किया है। और उसके बाद जब इस तरह के इल्जाम ये लोग लगाते हैं, आपको रितु जी, आपको नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ चुनावी नारा है, सबका साथ सबका विकास? और अगर सबका साथ सबका विकास 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात हो रही है, तो फिर पाकिस्तान किसको भेजने की बात हो रही है? ऐसा है, देखिए, आप देख रहे हैं जो इन्वॉल्वमेंट थी लोगों की, जो पाकिस्तान की भाषा में सुर से सुर मिला के बात करने की बात करते हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उससे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी जी उससे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने देखा अभी जो हमारे हिंदुस्तान में जो हमला हुआ पुलवामा का, उसका जवाब दिया। अब उसका लाश की हिसाब कांग्रेस पार्टी मांग रही है। ये शर्म की बात है। जब हम अपने विरोधी देश से लड़ाई लड़ते हैं, आज जो है यूपीए की सरकार थी, बंबई और लोकसभा और कहां कहां कितना हमला हुआ, घड़ियालू आंसू पोंछने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है, कहीं जवाब नहीं दिया। पूरे विश्व में भारत को नपुंसक बना के रख दिया था। अब ऐसे लोग ये पाकिस्तान भेजने की, पाकिस्तान से हिंदुस्तान की लड़ाई की बात करते हैं, क्योंकि जो उनके सुर में सुर मिला के चलेगा और जो देश की विद्रोह और देशद्रोह का काम करेगा, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान की श्रेणी में आएगा। और हमारा देश है तो हम हैं, इसलिए सर्वोपरि जो है हमारा देश है। पिछले दिनों श्रीलंका में जो बम विस्फोट हुआ, उसमें लगभग 400 लोग मारे गए थे, और वहाँ की सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए वहाँ पे बुर्के पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। वहाँ मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग रहते हैं। इसको लेकर के आपके घटक दल शिवसेना ने कहा कि उस तरह का जो श्रीलंका सरकार ने फैसला लिया है, वो फैसला भारत सरकार को भी लेना चाहिए, यहाँ भी बुर्के पे बैन लगाना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की बुर्के की बात है, आपने देखा है कि भारत की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के बारे में बहुत बड़ा फैसला लिया। 3 तलाक, जो महिलाएं परेशान होती थी, उनको परेशानी से दूर करने के लिए, उनके उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। ये बुर्का कोई महत्व नहीं है, देश महत्व है। और देश हित में अगर कोई भी फैसला लेना पड़े भारतीय जनता पार्टी को, तो हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपके जो प्रत्याशी है कविता सिंह जी, उनके पति अजय सिंह जी, वो कहते हैं कि सिवान में बुर्का और साड़ी की लड़ाई है। ये समझ में नहीं आता है। देखिए क्या है, जब जातपात की बात करते हैं, MOI समीकरण की बात करते हैं, तो MOI समीकरण क्या है आप बताइए। हम कहते हैं मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, ये MOI समीकरण की बात कर रहे हैं। ये हमारे समाज को बांटना चाहते हैं, हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, देश को विखंडित कर देना चाहते हैं। इसलिए हम तो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, और ये जो MOI का नारा देते हैं, तो हो सकता है कोई बात आ गई है। आपको लग रहा है कि अब जब MOI की चर्चा हो रही है,
तो हमारा सवाल होगा कि क्या आपको लग रहा है कि MOI समीकरण फिर से खड़ा हो रहा है? देखिए, देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी जब भी सत्ता में आती है जब हर वर्ग का लोग मतदान करता है उसको। किसी एक जात से कोई राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सब 125 करोड़ देशवासियों के चौकीदार हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। जब भी बात करेंगे हम उनकी बात करेंगे। अब कुछ समाज में हर तरह के लोग हैं, आप जानते हैं। अब इसमें कुछ लोग अपना रोटी सेकने के लिए, अपना सत्ता पाने के लिए तरह तरह की अफवाह, तरह तरह की बात करेंगे। इसलिए उस पर जो है उस अफवाह में और उनकी बात में कोई दम नहीं है, जनता ये जानती है। इसलिए जितने जागरूक हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जितने हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ियां हैं, आप देखिएगा इनके निगाह, इनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नारा है कि मोदी हमारा है, मोदी हमारा है। और आने वाले दिन में जब देखिएगा 23 तारीख को मतदान होगा, जो 5 चरण में चुनाव हुआ है बहुमत में मोदी जी आ गए हैं। 2 चरण का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें विपक्ष के लोग बैठने ना पाए, इस बात की लड़ाई है। बाकी लड़ाई समाप्त हो चुकी है। NDA जो आपका घटक दल है जदयू, कुछ खटास दिखाई दे रही है, कई मंचों पे यह आमने सामने आया है। देखिए, परिवार है और परिवार में चलता रहता है, तो ये पारिवारिक बात है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। परिवार है, आपस में कुछ होता है हम लोग मिल बैठ के अपना तय कर लेते हैं, बात हो जाती है। एक परिवार है जहाँ 2 बर्तन है किचन में। लेकिन सर, आपस में बात हो तो समझ में आती है, सीधे माइक से बात होती है, और जो भी विरोध होता है वो माइक से विरोध होता है। आपके सांसद, वर्तमान सांसद माइक से आपके जिला अध्यक्ष का विरोध करते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं असर डालेगा। ऐसा है कि उनको वो चुनाव में सहभागिता उनकी नहीं हो पाई, ये पार्टी का निर्णय था। निश्चित रूप से वहाँ पर कोई भी होगा तो जो मन में थोड़ी सी होगा तो वो सब आपसी बात है। बाकी भारतीय जनता पार्टी है, नेतृत्व की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। संगठन से बड़ा इसमें कोई नहीं है, और इसलिए संगठन महत्व जो है, इसका संगठन का महत्व है। और संगठन से इतर जो भी आपस में बात हो, वो संगठन का जब निर्देश होता है सब एक पावदान पे। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार जो आपका NDA का गठबंधन बना, उसमें जदयू पूरी तरह से विलीन हो गया है? आपके भगवाकरण में देखा जा रहा है कि उनके झंडे 5 दिखाई देते हैं, चारों तरफ उनके प्रत्याशी, जदयू का प्रत्याशी है लेकिन वो भगवा पहने हुए है। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी विलीन होते जा रहा है। कल तेजस्वी ने भी कह दिया कि ये डायनासोर की तरह ये विलीन हो जाएंगे। ऐसा है, देखिए, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी दल हैं, हम लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा झंडा दिखाई पड़े कि नीतीश जी का ज़्यादा झंडा दिखाई पड़े, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। और आज परम जो है हमारा भगवा जो रंग है, ये रंग ये हमारे 125 करोड़ देशवासियों के लिए महत्व रखता है। इसलिए ऐसा रंग है कि इससे कोई अछूता नहीं हो सकता, ये चाहे जिस जात जिस धर्म के लोग हों। इसलिए इस पर कोई बहुत ज़्यादा, चूँकि हम लोग एक सहयोगी दल के रूप में एक मित्रता भाव से मिल करके दोनों दल के लोग, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एकदम तन मन से लग करके NDA के प्रत्याशी कविता सिंह को भारी से भारी मत से जिताने का जो है निर्णय कर लिया है, और दिन रात एक करके गांव-गांव से एक वोट के लिए संपर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश, आप वहाँ चूंकि आपका कर्म भूमि रहा है, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बुआ और बबुआ का जो गठबंधन हुआ था वो प्रभावित होगा? ऐसा है, देखिए, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी 6 तारीख को थे, और 6 तारीख को पूरा कम से कम 100 पोलिंग पर मैंने विजिट भी किया। और वहाँ के चुनाव में, वहाँ कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया का चुनाव था, उस चुनाव में पार्टी द्वारा मुझे लगाया गया था। कहीं गठबंधन का मतलब कुछ है ही नहीं है, हवा निकल गया है दूर दूर तक। ये दोनों लोग ये आपस में ये घबरा गए कि नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जाए, और ये बड़े बड़े फैसला आपस में ले लिए। आप देखिएगा इसी 23 तारीख के बाद ये जितना नज़दीक हुए हैं, इतने एक दूसरे से इतना दूर नजर आएंगे कि आप हंसेंगे इस पर कि ये कैसा समझौता है। लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसमें तो आप आपको काफी पीछे दिखाई दे रहा है। ऐसा है, देखिए, एग्जिट पोल पिछली बार भी कुछ और दिखा रहा था उत्तर प्रदेश में, और उसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आया।
तो उसको हम कैसे माने? जनता के बीच हम गए हैं, लोगों के बीच, हर समुदाय के लोग मैं गया हूँ। अरे मैं दूसरे समुदाय क्या बताऊँ, मैं भी प्रचार के दौरान 2 मुसलमान साथी हमारे मिल गए, मैंने गाड़ी रोका, हम पूछे चाचा आप किसको मतदान करेंगे? तो कहा कि बेटा मैं सही बताऊं। हमने कहा चाचा बिल्कुल सही बताइए, कोई आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग किसी दल के हैं, सही दिल से जो भी आवाज़ निकले वो बताइएगा। उन्होंने कहा कि रमजान का पाक महीना आ रहा है और ये मुसलमान गद्दार नहीं होता, मुसलमान कौम में कहीं गद्दारी नहीं लिखी। और 2-2 हज़ार की 2 किस्तें किसान सम्मान निधि की मोदी जी ने मेरे खाते में भेजा है, और मेरे घर में गैस का चूल्हा भेजा है, मुझे शौचालय दिया है, और मैं नमक खा करके नमक हलाली नहीं करूंगा। हम तो भाई वोट मोदी जी को करूंगा। ये 2 मुसलमान साथी की हमारे मुझसे बयान था, हमारे साथ कई साथी मौजूद थे। हम कैसे कह दें, हम कैसे कह दें कि गठबंधन का क्या असर है? वहाँ मायावती जी जिस हरिजन समुदाय की बात करती हैं, 3-3 बार सत्ता में रहने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, एक हरिजन परिवार के लिए कोई भी जो है उनके उत्थान के लिए कोई एक योजना चलाया हो तो बता दें? सिर्फ हरिजन के नाम पर वोट लेके हरिजन को जो है बेच करके अपना वहाँ टिकट बेचें, रुपया लूटें, और बढ़िया अपना जो है 1 करोड़ का चप्पल और बाकायदा जन्मदिन में 50 करोड़ 100 करोड़ का हार पहने, इसलिए वो बनती हैं, वो दलितों को बेच करके और अपना उत्थान करती हैं मायावती। ये सारे दलित भाई जान गए हैं, और 80% दलितों का ये पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मतदान गया है। आप पता करा लीजिएगा अपने न्यूज चैनल के माध्यम से। अच्छा, इस चुनाव में राम को क्यों भूल गए आप लोग? देखिए, राम को भूलने का कोई सवाल ही नहीं। राम को हम लोग कहाँ भूल गए? पिछले 14 में तो था, राम मंदिर की बात हो रही थी, भगवान राम की बात हो रही थी। इस बार इसे चुनावी मुद्दे से बिल्कुल अलग कर दिया गया। देखिए क्या है, राम मंदिर मुद्दे में था, है और रहेगा। उस पे आप भी जानते हैं कि सरकार के पास कोई जो है उसका निर्णय कोर्ट में है इस समय, और कोर्ट से भी बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। आप देखिएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मंदिर के पक्ष में ही फैसला आने वाला है, और बहुत जल्दी फैसला भी आएगा, और बहुत जल्दी आपका मंदिर भी बनेगा। और ये जितना टला है ये टलने वलने वाला नहीं है। 1 साल 1.5 साल के अंदर ही सारा कुछ होने वाला है। आप देखिएगा, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलिए, आपने देखा कि अच्छा हाँ, जरा प्रियंका पे कुछ पूछ लीजिए। चलिए, अभी बिट्टू जी से हालांकि लगभग सारे मुद्दों पे हमने बातचीत कर लिया, लेकिन उन्होंने एक इशारा किया कि कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं, जो आजकल यूपी में तो कम से कम तहलका मचाई हुई है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं, कितनी भारी पड़ रही है प्रियंका आपके ऊपर? क्या बताएं, हम तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से होके आ रहे हैं, और आप तो इतनी बड़ी तहलका बता दिए, मुझे कहीं कुछ दिखा नहीं। हमने जो रीड किया, जो हमने देखा कांग्रेस के अंदर प्रियंका वाड्रा को चुनाव में उतारने का जो उनका मिशन रहा, जो उनका विजन रहा, मुझे लगा, मुझे देखने को ऐसा मिला कि यूपीए की सरकार एक से एक घोटाला का रिकॉर्ड बना चुकी थी, जिसकी तमाम चीज की जांच चल रही है। नंबर 1, सोनिया गांधी जी का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। तो सोनिया गांधी जी खतरे में हैं, जब वो अपना खतरा देखी तो एक नया चेहरा दी राहुल गांधी को। जब राहुल गांधी जी आए तो उनको देश के इतिहास भूगोल के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं, कि आलू खेत में होता है कि पेड़ से फटता है, यहाँ तक उनको कुछ न किसान के बारे में जानकारी, न देश के बारे में जानकारी। बोलना कुछ चाहिए, बोलते कुछ हैं। इसलिए देश की जनता ने उन्हें पप्पू बना दिया, उन्हें नकार दिया। उन्हें बिल्कुल कुछ देश के बारे में असलियत जानकारी ही नहीं है कि इस देश की परंपरा क्या है, इस देश की इतिहास भूगोल का है। जब जनता ने उनको नकार दिया तब फिर उनके घर में एक रणनीति बनी कि स्थिति कांग्रेस की तो बहुत बुरी हो रही है, सोनिया गांधी जी घोटाले के चक्कर में फंसी हैं, राहुल बाबा पप्पू बन गए, और जो इनकी प्रियंका वाड्रा के पति हैं वाड्रा साहब, वो भी एक बड़े अच्छे जमीन के कई घोटाले में फंसे पड़े हैं, आप लोग जानते हैं। उनके घर में एक मीटिंग हुई कि पार्टी तो जा ही रही है, अब घर कैसे बचे, घोटाला से हम लोग कैसे बचे हैं। इसलिए प्रियंका गांधी को उतारा, और इसलिए उतारा कि हमारे मैया, हमारे भैया
और हमारे सैया कैसे बचे हैं, इसके लिए राजनीति में उनको उतार के आवाज चुनावी आडंबर दिया जा रहा है। तो चुनाव में कुछ परिवर्तन नहीं, अपने मैया, अपने भैया, अपने सैया को बचाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी तो बराबर आपके प्रधानमंत्री को कहते हैं कि भाई 15 मिनट समय दे दो, आमने सामने बैठ के बात करो, फिर देखो सारा भेद खुल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अरे मारिए, प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़ी चीज है। अरे हमारी स्मृति ईरानी जी से राहुल बाबा बात कर लें 5 मिनट, और स्मृति ईरानी जी ने चुनौती दिया था कि राहुल बाबा मुझे समय दे दो, लेकिन राहुल बाबा समय नहीं दिए। और प्रियंका, वो स्मृति ईरानी जी के डर से देखिए किस प्रदेश में कहाँ जाकर के, जहाँ चांद तारा कौन सा झंडा है, जहाँ से लड़ रहे हैं उस प्रदेश में कौन सा झंडा, उस झंडे के तले जाके चुनाव लड़ रहे हैं। समझिए, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वहाँ चांद तारा का झंडा लहराता है जिस लोकसभा से, जिस प्रदेश में जाके चुनाव। कहाँ भग गए? अरे एक मोदी जी के कार्यकर्ता से भिड़ने की हैसियत नहीं है राहुल बाबा की। मोदी जी से क्या बात करेंगे? आए स्मृति ईरानी जी चैलेंज ठोक रही है बैठ के, आगे मिले ना, वो नहीं मिले। बिट्टू जी चलिए, ये तो राजनीतिक होती रहेगी, लेकिन आज जिस तरह का स्तर गिरता जा रहा है राजनीति का, कहीं थप्पड़ चल जाते हैं, कहीं जूते चल जाते हैं। आज प्रधानमंत्री को भी कहा जा रहा है कि थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। ये मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक देश के एक प्रधानमंत्री को, पूरे प्रधानमंत्री देश की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है जब कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री को भी थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीति का जो स्तर है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है, और संविधान में जो भी तरीका बनाए गए हैं उस तरीके से सामाजिक विरोध करने का सबका अधिकार है। लेकिन ये जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट से निश्चित रूप से मैं भी कहीं ना कहीं बहुत चिंतित हूँ। ये चाहे हमारे दल के लोग हों, चाहे अन्य दल के लोग हों, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र में, ये जो पवित्र लोकतंत्र का जो ये बनाया गया है, इसको कलंकित न करें। वो चाहे जिस दल के हमारे नेता हों, अगर वो हैं तो निश्चित रूप से जिस लायक जो हैं, जिसका जो कद है, उस हिसाब से उस इंसान का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति है, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, हम एक दूसरे से भाईचारा बना के चलते हैं। ये हमारी संस्कृति को नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए हम सारे दल के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी भावनात्मक बात न हो जिससे किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता को इस तरह से ठेस पहुंचे। चलिए, आपने देखा कि अभी राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू जी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी। बहुत सारे मुद्दे पे बात हुए, जो लोकसभा प्रधानमंत्री से लेकर के स्थानीय मुद्दे पे भी बात हुई। लेकिन जो जिस तरह से राजनीतिक का जो स्तर गिरता जा रहा है और उसको लेकर के बिट्टू सिंह से जब बात हुई तो उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए साफ शब्दों में कहा कि चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो, एक राजनीतिक मर्यादा होनी चाहिए, और वो मर्यादा अगर गिरती है तो ये वाकई देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अब चूंकि चुनावी माहौल है और देखना है कि इस 2019 का जो चुनाव है, 12 तारीख को जनता किस मुद्दे को सामने रख के बटन दबाती है, ये तो अब आने वाले 23 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है।